हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन टॉपिक तो आज का हमारा चट्टानें रहेंगी। उससे पहले छोटे छोटे टॉपिक हैं वो अपने पढ़ेंगे, लेकिन चट्टानें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड डेली वीडियो डालते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 12th चैप्टर करवाया था, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं किया तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर भी कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को आगे इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पृथ्वी। तो कहते हैं पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अत्यंत सूक्ष्म भाग है। इसकी ऊपरी सतह मृदा से ढकी होती है। पृथ्वी उन 9 उपग्रहों में से एक है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जहां तक मेरे को ध्यान है ये उपग्रह नहीं है, ये ग्रह है। ठीक है, और 9 भी नहीं, अब कितने बचे हैं, सिर्फ 8 बचे हैं। क्योंकि जो यम ग्रह है था, यम नाम का जो ग्रह था वो अब ग्रह की श्रेणी में से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यह प्रारंभ में तप्त अवस्था में लावा के रूप में थी, जो शीतल होकर वर्तमान ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई। पृथ्वी का सतह रुक्ष है, मतलब ऐसे सपाट नहीं है, खुरदरा है। ठीक है, उभरा, कहीं गड्ढा है, कहीं समुद्र है। ठीक है, कहीं तुम्हारा थल स्थल आ जाएगा। तो इसमें उभरे हुए भाग तो क्या कहलाते हैं, पर्वत, खोखले और गड्ढे। खोखले एवं गड्ढे पानी से भरकर समुद्र व झील बनाते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी 3 मंडल, कौन कौन से, वायुमंडल, जलमंडल और थल मंडल से मिलकर बनी है। अगर हम बात करें किसकी, वायुमंडल की, तो देखें यहाँ पर हमें क्या क्या याद रखना है। यह जलमंडल की अपेक्षा हल्का होता है। ये वाला अंडरलाइन करोगे। ये समुद्र की सतह पर कितना, इसका जो दाब होता है वो 14.6 पौंड प्रति वर्ग इंच होता है। तो वायुमंडल जो है वो समुद्र की सतह पर कितना दाब लगाता है, वायुमंडल समुद्र की सतह पर 14.6 पौंड प्रति वर्ग इंच दाब लगाता है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ये जो वायुमंडल होता है ये भूमि का केवल 0.03% भाग होता है। किसकी दृष्टि से, भार की दृष्टि से। इसमें अनेक गैसें पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। ठीक है, इसके अलावा इसमें जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं, कौन कौन सी, हे, नेता और कर्मचारी जीते रहें। ठीक है, हे यानी कि हीलियम, नेता यानी कि नियॉन, और यानी आर्गन, कर्मचारी क्रिप्टॉन, जीते जिनॉन और रहें रेडॉन। तो ये इसकी ट्रिक होती है, हे, नेता और कर्मचारी जीते रहें। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। आप इससे याद रख सकते हो। ये उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें होती हैं जो प्रकृति में किसी से भी क्रिया नहीं करती, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वायुमंडल का संगठन क्या है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन दी हुई है 79.9%, ऑक्सीजन दी हुई है 20.7%, जलवाष्प 0.17%, CO2 0.03। याद करो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वायुमंडल में अगर पूछे कि भाई CO2 कितनी है, तो वायुमंडल में तो CO2 है 0.03%। लेकिन अगर मृदा वायु के अंदर पूछी जाए तो मृदा वायु में 0.3% होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। अन्य गैसें 1.33%। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, जलमंडल। तो जलमंडल क्या होता है, थल मंडल को घेरे हुए पानी की जो परत होती है वो जलमंडल कहलाती है। थल मंडल को घेरे हुए जो पानी की परत होती है वो जलमंडल कहलाती है। जलमंडल समुद्र के रूप में होता है। ये पृथ्वी का केवल 6.9% भाग होता है। ठीक है, वायुमंडल जो था वो तो भूमि का कितना था, भार प्रतिशत के हिसाब से 0.03% था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो 6.9% भाग जल से घिरा हुआ है। लेकिन जल का कुल आयतन
समुद्र सतह से ऊपर जमीन के आयतन का लगभग 15 गुना होता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, थल मंडल। तो थल मंडल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें तुम्हारी दो तीन डेफिनेशन है। पहली तो डेफिनेशन यही है कि भाई थल मंडल किसे कहते हैं, तो गैस और जलीय आवरणों में से जो आंतरिक ठोस पिंड होता है, गैस और जलीय आवरणों में जो ठोस आंतरिक पिंड होता है उसे थल मंडल कहते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, वायुमंडल और जल मंडल से जो घिरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, थल मंडल कहलाता है। ये भूमि का कितना 93.2% होता है। उसके बाद थल मंडल के दो भाग होते हैं, बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह और दूसरा आंतरिक गर्म या पिघला हुआ पदार्थ। कि ऊपर की तरफ तो क्या दिखाई देता है, ऊपर की तरफ जो भारी सतह होती है वो तो ठंडी ठोस सतह के रूप में दिखाई देती है, और जो आंतरिक सतह होती है उसमें क्या होता है, पिघला हुआ पदार्थ होता है, या जिसे लावा भी बोलते हैं। ये तीनों मंडलों में सबसे अधिक भारी होता है। थल मंडल का घनत्व क्या है, 5.5 होता है। इसकी ऊपरी परत का जो घनत्व है वो 0.5 से 3 होता है। ये अगर आप लोग याद रख सकते हो छोटी छोटी बातें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेन तो आप लोगों को एक तो थल मंडल की डेफिनेशन याद रखनी है। फिर यहाँ पे देखो सबसे काम की चीज अब यहाँ पर है कि भूपपड़ी किसे कहते हैं। भूपपड़ी ध्यान से देखना, तुम्हारी जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। भूपपड़ी किसे कहते हैं, तो थल मंडल की ऊपरी या बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है, भूपपड़ी कहलाती है। फिर ये भी याद रखना कि भूपपड़ी की मोटाई कितनी मापी गई है। भूपपड़ी की मोटाई जो होती है 10 से 20 मील आंकी गई है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें तुम्हारी मतलब मेन 2-3 पॉइंट से, पहला तो थल मंडल की परिभाषा हो जाएगी, दूसरा थल मंडल के भाग हो जाएंगे। थल मंडल के दो भाग होते हैं, बाहरी ठोस सतह वाला भाग और आंतरिक पिघला हुआ भाग। ठीक है, उसके बाद फिर भूपपड़ी किसे कहते हैं और इसकी मोटाई कितनी मापी गई है, तो इसकी मोटाई 10 से 20 मील आंकी गई है। उसके बाद देखो एक भूपपड़ी की डेफिनेशन ये भी दी हुई है क्या, कि भूपपड़ी मुख्य रूप से खनिजों की बनी होती है। थल मंडल की ऊपरी परत जो है वो भूपपड़ी कहलाती है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक तो आएगा Cl और एक आएगा स्मे। दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, Cl क्या होता है, स्मे क्या होता है। तो Cl क्या होता है ध्यान से देखना, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं Cl, दो शब्दों से मिलकर बना है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। इसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के घटक पाए जाते हैं। अगर बात करें हम किसकी, स्मे की, तो स्मे ये होता है स्मे। ठीक है, तो इसमें तुम लोगों को सी से तो सिलिकॉन है, पर यहाँ एम जो है ना, एम ए नहीं है, यहाँ एम मतलब ये मैग्नीशियम के लिए आया है। जो मे शब्द आता है ना, वो मे शब्द किसके लिए आता है, मैग्नीशियम के लिए आता है, Mg के लिए आता है। तो इसमें दो घटक पाए जाते हैं, एक तो सिलिकॉन और एक मैग्नीशियम घटक पाया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे Cl क्या होता है, भूपपड़ी का जो ऊपरी स्तर है वो ऐसे शैलों से मिलकर बना होता है जिसके संघटक क्या होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज होते हैं। तो आ गया ना, एल्यूमिनियम और सिलिकेट में क्या होती है, सिलिकॉन। तो जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बने हैं, ठीक है, इस स्तर को क्या बोला जाएगा, इस स्तर को Cl बोला जाता है। इसका औसत घनत्व कितना होता है, 2.65 ग्राम पर घन सेमी होता है। Cl के ठीक नीचे की जो परत होती है वो मैग्नीशियम सिलिकेट की बनी होती है, और मैग्नीशियम सिलिकेट की बनी होती है तो उसे क्या कहते हैं, स्मे कहते हैं। तो यहाँ तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनी, फर्स्ट भूपपड़ी किसे कहते हैं, सेकंड Cl क्या है, थर्ड स्मे क्या होती है। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है वो भूपपड़ी कहलाती है। भूपपड़ी का जो ऊपरी भाग होता है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना होता है जिसे Cl कहते हैं, और उससे नीचे वाला जो भाग होता है वो मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है जिसे स्मे कहते हैं। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, चट्टाने। तो देखिए क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई ठोस पिंड को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई ठोस पिंड को चट्टान कहा जाता है। चट्टान का भौतिक और रासायनिक संगठन किस पे निर्भर करता है, उसमें पाए जाने वाले खनिज के गुणों पर निर्भर करता है। एक खनिज से बनी चट्टान का उदाहरण लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइमस्टोन किस जो चट्टान है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लाइमस्टोन चट्टान में कैल्साइट खनिज पाया जाता है। कौन सा, कैल्साइट
ग्रेफाइट खनिज पाया जाता है। ग्रेफाइट कई खनिजों से मिलकर बनी चट्टान है। प्रत्येक चट्टान की निश्चित विशेषताएं, जैसे उसकी संरचना, उसका रंग, उसका अपेक्षित घनत्व, उसका टूटना और खनिज संगठन, ये सब निश्चित होते हैं। अब देखो चट्टानों का हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, तो ध्यान से देखेंगे। चट्टानों का वर्गीकरण ये दिया हुआ कितना, 3 प्रकार का है। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। कौन कौन सा? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो ध्यान से देखो, आग्नेय चट्टानों को 2 भाग से बांटा गया है। किस किस के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है और फिर किस पे? रासायनिक संगठन के आधार पर भी बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान के 2 भाग होते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। और अम्लीय जो रासायनिक संगठन है उसके आधार पर अम्लीय, सामान्य और भाषणिक 3 भागों में बांटा गया है। तो आग्नेय चट्टान जो होती है उन्हें चट्टानों की जन्मदात्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें चट्टानों की जन्मदात्री भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? देखो तुम लोगों ने अभी पढ़ा था कि पहले जो पृथ्वी थी वो क्या थी? पिघले हुए लावा के रूप में थी। तो देखो क्या कहते हैं, ताप के कारण पिघले हुए लावा के पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टानों को, देखो जैसे जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनमें से लावा बाहर निकलता है। उनका लावा अगर निकलकर बाहर जमीन पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, लावा के बाहर सतह पर आ जाने से, बाहरी सतह पर आकर इकट्ठा होकर ठोस रूप ग्रहण करने से तो बनेंगी बाह्य आग्नेय चट्टान। और अगर वो जो लावा है वो अंदर ही अंदर, बाहर नहीं निकला, अंदर ही ठोस रूप में जमा हो जाता है, तो अंदर ठोस रूप में जमा होने से जो चट्टानें बनती है उन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो कुल मिलाकर ताप के कारण जब पिघलता है लावा, तो पिघले हुए लावा के पृथ्वी की बाहरी सतह, या तो क्या, बाहरी सतह, सतह के बाहर या फिर सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये चट्टानें सबसे पुरानी और अन्य चट्टानों की जन्मदात्री मानी जाती हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। थलमंडल का लगभग 95% भाग इन्हीं चट्टानों से मिलकर बना होता है। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 2 प्रकार में बांटा गया है, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान देखो क्या होती हैं, ज्वालामुखी के उद्गार का लावा, मतलब ज्वालामुखी जब फटता है तो उसका लावा जब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर ले तो उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ये चट्टानें धीरे धीरे ठंडी होकर क्रिस्टलीय रूप धारण करती हैं। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट, सिएना। ठीक है, तो ये लोग तुम लोग अच्छे से याद रख लेना। इसके कोई 2 या 3 एग्जाम्पल तो तुम्हें अच्छे से याद रखने ही रखने हैं। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट, सिएनाइट। उसके बाद अगर बात करें बाह्य आग्नेय चट्टानों की, तो जब लावा क्या होता है, सतह के बाहर आ जाता है और आकर ठंडा होकर ठोस रूप ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? बाह्य आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो ये बात याद रखना, 2 प्रकार की थी, एक तो थी आंतरिक और एक थी बाह्य। तो बाह्य आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल 2 है, बेसाल्ट और रायोलाइट। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें रासायनिक संगठन के आधार पर, तो रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है इसको, अम्लीय आग्नेय चट्टान, माध्यमिक आग्नेय चट्टान और भाषमिक आग्नेय चट्टान। तो देखो इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी वो अम्लीय आग्नेय चट्टान होगी, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी वो भाषमिक आग्नेय चट्टान होगी। तो अम्लीय में कितनी होती है? अम्लीय में 65 से 85 होती है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। उसके बाद माध्यमिक आग्नेय चट्टानों में 55 से 65% ही होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं एंडीसाइट, डायोराइट और सिएनाइट। भाषमिक आग्नेय चट्टानों के अंदर क्या होता है, सिलिका की मात्रा सबसे कम रह जाती है, 45 से 55। तो देखो पहले कितनी थी, इसको ऐसे याद रखना, भाषमिक में 45 से 55, माध्यमिक में कितनी, 55 से 65, और फिर बाकी जो अम्लीय थी उसमें कितनी हो जाएगी, 65 से 85, इस हिसाब से होती है।
तो आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं देखिए, इनमें क्या होता है, परतों का अभाव होता है, यानी ये परत के रूप में नहीं पाई जाती, ये स्तरहीन होती हैं। ये क्रिस्टलीय होती है, परंतु क्रिस्टलों की संख्या और स्वरूप अनिश्चित होता है। इसमें गोल कणों का अभाव होता है, परंतु अपक्षय के दौरान टूटने से गोल कण का निर्माण हो जाता है। ये चट्टानें सघन, अति कठोर और संगठित होती है। अगर हमसे मुख्य आग्नेय चट्टानों की बात की जाए तो पहली मुख्य आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट है, और इसका एग्जाम्पल, इस ग्रेनाइट तो लगभग सबने देखा होगा। आजकल घरों में क्या किया जाता है, ग्रेनाइट का कार्य बहुत ज्यादा करवाया जाता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट जो होते हैं नॉर्मली इनमें रंग थोड़ा हल्का होता है, ठीक है, और इनमें चमकदार से दाने पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। लेकिन क्या होता है, ग्रीन कलर का ग्रेनाइट या फिर थोड़ा व्हाइट और पिंक कलर का ग्रेनाइट जो है वो इस टाइप से कुछ आते हैं हमारे। तुम लोगों ने माइका भी सुनी होगी, माइका का आजकल घरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखो ये चट्टानें कठोर, क्रिस्टलीय, मोटे दाने वाली, अम्लीय और सैप पुंजित होती हैं, ठीक है। कठोर है, क्रिस्टलीय है, मोटे दाने वाली है, अम्लीय है, इसका रंग हल्का होता है, इनके दाने चमकदार होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। एग्जाम्पल फेलस्पार, माइका, क्वार्ट्ज, हॉर्न ब्लैंड, ऑर्थोक्लेज, ये सारे के सारे आप लोगों की मुख्य आग्नेय चट्टानें हैं। उसके बाद दूसरी क्या है, दूसरी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, बेसॉल्ट। तो ये चट्टान जो होती है वो क्या होती है, ये भास्मिक प्रकृति की होती है। ग्रेनाइट आग्नेय प्रकृति की थी और जो तुम्हारी बेसॉल्ट है वो भास्मिक प्रकृति की है। तो ये चट्टानें सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती है, इनका रंग गहरा होता है, ये अधिक गहरे रंगों में गहरे हरे से लेकर काले रंग में पाई जाती हैं। आमतौर पर इनका रंग गहरा भूरा या काला होता है, कुछ हरे, भूरे एवं नीले रंग में पाई जाती हैं। कुल मिला के लिख देना कि इनका रंग गहरा होता है, ठीक है। गहरे रंग में सारे रंग आ जाएंगे। बेसॉल्ट कठोर और दानेदार होती है, इसकी प्रकृति भास्मिक होती है। मेन दो तीन, बस 3-4 पॉइंट याद कर लेना। एक तो इसके गुण आ जाएंगे कि भाई सूक्ष्म क्रिस्टलीय होती है, रंग गहरा होता है, भास्मिक होती है, कठोर और दानेदार होती है। बस ये तुम लोगों को ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट तुम्हारी कौन सी है, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। तो देखिए ध्यान से, अवसादी या परतदार चट्टानें क्या होती हैं। नॉर्मली अवसादी चट्टानें देखो बनती कैसे हैं, जैसे मान लो क्या होता है, पानी के थ्रू या फिर हवा के थ्रू, या तो पानी के द्वारा यानी जल के द्वारा या फिर हवा के द्वारा क्या होता है, मिट्टी का या जो छोटे छोटे धूल के कण हैं या फिर जो छोटे छोटे पत्थर है, कंकड़ पत्थर, वो हवा या जल के द्वारा जब एक स्थान से कहाँ दूसरे स्थान पर जाकर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, आग्नेय चट्टानें जब टूटती है तो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से जो छोटे छोटे क्या बनती है, सामग्री प्राप्त होती है। उनका प्राप्त सामग्री तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। मतलब जैसे हवा के थ्रू या पानी के थ्रू जब क्या होती है, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हवा या पानी के थ्रू क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर जमा हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अवसादी चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों का निर्माण जल और वायु द्वारा होता है, इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, शैल, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि। इनमें क्या पाई जाती है, इनमें परतें पाई जाती है, इनमें पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण जो हैं वो ऊपर की परत में और बड़े कण क्या होते हैं, नीचे की परत में होते हैं। ये अन्य चट्टानों की अपेक्षा ये क्या होती हैं, ये छिद्रदार और कोमल होती हैं। आगे देखो मुख्य अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल, तो फर्स्ट है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। तो चूना पत्थर या लाइमस्टोन जो है ये एक महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान है। ये चट्टानें सीप, घोंगा, मूंगा एवं पौधों से बनती हैं। ये सारे के सारे सीप, घोंगा, ये सब समुद्र की चीजें होती है ना, ये समुद्र में पाई जाती हैं। तो जल के द्वारा ये जब एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं और वहां जाकर ये इकट्ठी हो जाती हैं, तो किसका, अवसादी चट्टानों का निर्माण करती हैं। इनका जो रंग होता है वो सफेद से लेकर भूरे और धूसर से लेकर काले रंगों में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की जो मात्रा है वो 40% से लेकर 98% तक होती है। इसीलिए नमक अम्ल के साथ, नमक अम्ल किसको बोलते हैं, नमक अम्ल HCl को बोलते होते हैं,
ठीक है। नमक अम्ल किसको बोला जाता है? HCl को बोला जाता है। तो नमक अम्ल के साथ क्रिया करके CO2 गैस बनाती है। देखें ज़रा, हम अगर बात करें CaCO3 की, तो CaCO3 आगे चल के किससे क्रिया करती है? यहाँ पे मैंने HCl से क्रिया करवा दी। HCl कितने लेके चलेंगे? 2 HCl लेते हैं, तो यहाँ से निकल गया Ca और यहाँ से निकल गया Cl2। तो क्या बाहर निकला? CaCl2 बाहर निकलता है, प्लस साथ में तुम्हारा बनता क्या है? ये 2 HCO3 के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? H2CO3। ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये जो H2CO3 होता है ना, ये जो H2CO3 होता है, ये हमेशा H2O और CO2 में टूटता है। किस किस में टूटता होता है? H2O और CO2 के अंदर टूटता है। समझ में आ रही होगी सबको बात? ध्यान से देखो एक बार, यहाँ थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। यहाँ से क्या निकला हमारा? हमने चूना पत्थर ले लिया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? नमक अम्ल। नमक अम्ल किसको बोला जाता है? नमक अम्ल बोला जाता है HCl को। तो ये 2 HCl लिए थे मैंने, यहाँ से हमारा Ca बाहर निकल गया था और यहाँ से हमारे ये 2 Cl बाहर निकल गए थे। तो क्या बना था? CaCl2 प्लस H2CO3। H2CO3 आगे चल के किस में टूट जाता है? H2O प्लस CO2 में। यानी इसीलिए बोला है कि ये क्या करती है? नमक अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बालू पत्थर। तो बालू पत्थर जो होता है, यह पत्थर बालू से बनता है। इसमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज के कण, सिलिका, लोहा ऑक्साइड और चूने से संयोजित होता है। इन चट्टानों की सतह खुरदरी होती है। इनका रंग काला, पीला, गुलाबी, धूसर और लाल में मिलता है। ये चट्टानें स्तरित होती हैं। इनकी मोटाई सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूपांतरित चट्टानें। तो जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। किस लिए? कि भाई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें अपने रूप में परिवर्तन कर लेती हैं। तो उनके रूप में परिवर्तन के बाद जो चट्टानें बनती है, उन्हें क्या बोला जाता है? रूपांतरित चट्टान बोला जाता है। तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के कारण बनी चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चट्टानों में ये परिवर्तन किस कारण आता है? जल, दाब एवं किसके कारण आता है? ताप के प्रभाव के कारण आता है। इस कारण देखो, अगर जल के कारण प्रभाव आता है, रूपांतरण जल के कारण हुआ है तो जलीय है, अगर ताप के कारण हुआ है तो तापीय, और अगर दाब के कारण हुआ है तो उसे दाब रूपांतरण कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है स्लेट, संगमरमर और शिस्ट। तो सबसे पहले देखो, रूपांतरित चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है, शल्कित और अशल्कित चट्टानें। तो शल्कित चट्टानों को यहाँ से करना, इसके अंतर्गत खनिज प्लेट नुमा समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। खनिज किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? प्लेट नुमा या फिर समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये दानेदार शल्कित चट्टानें होती हैं। इनके उदाहरण क्या है? ये अंडरलाइन कर लेना। शल्कित चट्टानों के एग्जाम्पल नीस, मैग्नेटाइट और शिस्ट हैं। क्या क्या है? नीस, मैग्नेटाइट और क्या है? शिस्ट होते हैं। अशल्कित चट्टानों के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इसमें पाए जाने वाले जो सभी खनिजों के अवयव हैं प्राय समान विमाओं वाले होते हैं। इनमें डोलोमाइट के अलावा क्वार्ट्जाइट अत्यंत कठोर एवं संगमरमर मध्यम कठोर अशल्कित चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल हैं? एक तो आ गया डोलोमाइट, एक आ गया क्वार्ट्जाइट और एक आ गया संगमरमर। ठीक है, 3 अशल्कित चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। ये क्या होती है? आग्नेय, ये चट्टानें प्राय अत्यंत कठोर एवं आग्नेय चट्टानों की भांति रवेदार होती हैं। ठीक है, ये शल्कित और अशल्कित 2 प्रकार की होती हैं। ये क्रिस्टलीय होती हैं। अब लास्ट के हमारे 2 पॉइंट देख लेते हैं मुख्य रूपांतरित चट्टानों के। तो इनकी उत्पत्ति, शिष्ट की क्या लिखा हुआ है? इनकी उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी चट्टानों से होती है। ताप और दाब के प्रभाव के कारण उनका रूपांतरण होने से शिष्ट का निर्माण होता है। जैसे फेलसपार के ऊपर क्वार्ट्ज के ऊपर माइका की परत आदि। ठीक है, ये इसके शिष्ट के एग्जाम्पल है कि नीचे पहले फेलसपार की परत है, उसके ऊपर क्वार्ट्ज की परत है और क्वार्ट्ज के ऊपर किसकी है? माइका की परत होती है। ठीक है, अब देखो ये चट्टानें क्या होती हैं? दानेदार होती हैं। इनके कण क्रिस्टलीय होते हैं। इनको तोड़ने के बाद इनके स्तर अलग अलग हो जाते हैं। इनको पतली होने के कारण विभेदित करना कठिन होता है।
संगमरमर की अगर हम बात करें तो संगमरमर में क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में कहाँ कहाँ का संगमरमर फेमस है। नागौर जिले में एक मकराना जगह है वहां का, और किशनगढ़ अजमेर का संगमरमर उत्तम माना जाता है। संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है। इसका प्रमुख खनिज क्या होता है? कैल्साइट ही होता है। ठीक है, शुद्ध कैल्साइट चूने पत्थर से बना संगमरमर बिल्कुल सफेद होता है। दूसरे खनिजों में कुछ रंग भी विकसित हो जाते हैं। अगर तुम्हारा कैल्साइट खनिज पाया जाता है, संगमरमर जो है वो कैल्साइट खनिज से बना है, तो वो बिल्कुल सफेद होगा। जबकि अगर अन्य खनिज आ जाते हैं तो उसमें सफेद के अलावा अन्य रंगों की मिक्सिंग हो जाती है। तो ये आज मैंने आप लोगों को चट्टान के बारे में पढ़ाया। आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। इसके आप नोट्स बना लें, इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर ले। चट्टान एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पेपर में कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।